नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 के सामाजिक पेपर का है। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर का हम पूर्णतया विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किस किस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं। इस वीडियो में आपको मैं जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप देखते रहिए कंप्लीट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, फटाफट से ये कर लें ताकि हम वीडियो पर आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं हमारी वीडियो की और सभी क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि क्वेश्चंस किस किस प्रकार से आएंगे, ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताने जा रहा क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फटाफट से पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ जो बताया गया है वो ऐसा है कि मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिताक्षरा होता क्या है। भारतीय कानून, भारतीय जो उत्तराधिकारी कानून है उसके अंतर्गत दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, जिसमें एक आता है दयोदया जो कि पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्रों में लागू होता है। दूसरा होता है मिताक्षरा जो कि बाकी भारत में लागू होता है। दोस्तों, मिताक्षरा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मिताक्षरा भारतीय उत्तराधिकारी कानून है जिसके तहत पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है और 2005 के बाद इसमें पुत्री को भी जोड़ दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराधिकारी कानून, मिताक्षरा एक उत्तराधिकारी कानून है और ये हमें हमारे पिता की संपत्ति पर हमारा जो है उत्तराधिकार साबित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा था, ये भी आपने पढ़ लिया होगा, आपकी बुक में से जो आया है क्वेश्चन। तो आप लोगों को इसका जवाब दे देना है कि उन्होंने धर्म प्रचार के लिए और लोगों को जगाने के लिए जो है आनंदपुर छोड़ना पड़ा था। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। डेमोक्रेसी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। ठीक है, डेमोस और क्राइटेरिया, ये आपको डेमोस क्राइटेरिया ये आपको बताना है। दो शब्द हैं। राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, स्टेट हाईवे से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि ऐसी सड़कें जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, राज्य राजमार्ग कहलाते हैं, स्टेट हाईवे कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, तो आपको ये अच्छे से करके आने हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं, ऐसे इसी प्रकार अपने क्वेश्चन से चलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस पढ़ लेना। इसमें से सारे क्वेश्चंस लगभग बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको कंप्लीटली वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे, यदि आपको मैथ्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम चलते हैं, आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य आपको लिखना है। आर्थिक नियोजन करने का एक उद्देश्य क्या है, बजट बनाने का क्या एक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास से आप क्या अभिप्राय है। धारणीय जो विकास है उससे क्या अभिप्राय है, ये भी आपको इसका जवाब देना है। छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, एक ऐसी बेरोजगारी जो उसका दृश्य नहीं है, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। इसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि दोस्तों, वो बेरोजगारी जिसके प्रोडक्शन में या फिर ऐसा कोई भी काम जिसके उत्पादन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उसका उत्पादन केवल एक व्यक्ति भी कर सकता है। मतलब किसी एक ही व्यक्ति की उस उत्पादन में आवश्यकता होती है और उससे ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर मिलकर उस उत्पादन में लगे हुए हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे कि भारतीय कृषि एक छिपी हुई बेरोजगारी का अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर एक व्यक्ति भी खेती का कार्य कर सकता है और सारे घर वाले भी मिलकर वहाँ पर कार्य करते रहते हैं, तो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 2 चुनौतियाँ बताएं। 2 चुनौतियाँ बतानी है कि आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ क्या है। तो एक तो बेरोजगारी लिख देना है और दूसरा लिखना है बढ़ती हुई जनसंख्या। 2 आपकी बड़ी चुनौतियाँ हैं। मुद्रा के मूल्य से आपको क्या तात्पर्य, ये सब आपको पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसी 2 परिस्थितियां बताएं। अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की, जो कि 2-2 नंबर के आए हैं। ऐसी 2 परिस्थितियां बताइए जब आप राज्यपाल के रूप में स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप राज्यपाल हों
तो आप अपनी दो स्व विवेक की क्या शक्तियाँ वहाँ पर लागू करेंगे, आप अपने दो स्व विवेक से, खुद के विवेक से क्या शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं, आपको खुद को अपने हिसाब से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के आपको नाम बताने हैं। चारों जल परियोजनाएं आधे आधे नंबर की है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है, भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए और आपको ये बताना है। पहला, अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और राज्यों के नाम आधे आधे नंबर के हैं, तो आपको राज्यों के नाम लिखना है। गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए कि गुजरात में कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम, कौन कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र है जहाँ से तेल जो है निकाला जाता है। राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। राजस्थान की जो हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसके ऊपर आपको आपने अपने हिसाब से या फिर जो है आपके जवाब आपको बुक में जो दिया गया है उसको लिखना है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पर बताया गया है। जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कोई 2 उदाहरण आपको उदाहरण सहित 2 कारण उदाहरण सहित लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज जो मार्ग है जो कि भारत को कंप्लीट इंडिया को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका जो है सभी क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। वाहन चलाने के दौरान आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, यह आपको लिखना है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है, मतलब हम जानते हैं कि स्वच्छता जो होती है, हाइजीन होती है, उसके अंदर किन किन जो बातें होती हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए कि स्वच्छता कैसी होनी चाहिए, साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए, किसे हम स्वच्छता कहेंगे, वो आपको बताना है यहाँ पर। आप कैसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास में निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है कि शेरशाह सूरी इतिहास के निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, इनके बारे में आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कर लिए जो कि 1-1 और 2-2 नंबर के थे। अब हम बात करते हैं 4-4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखने हैं। उनमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं उनका मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख करो। इटली का जो एकीकरण है, ठीक है, उसके अंदर जो एकीकरण का मार्ग है उसमें जो क्या 4 बाधाएं आई थी, मुख्य बाधाएं क्या क्या थी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। 1-1 नंबर की 4 बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण एवं क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से मानते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। मतलब लोकतंत्र जो है वो सार्वजनिक शिक्षण और क्रांति की सुरक्षा है की दृष्टि से श्रेष्ठ है, ये कैसे है, क्यों है, इसको स्पष्ट आपको करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अभी स्वदेशी की नारा भी चल रहा है, आप लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी माल सामान को अपनाओ। तो स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और इसके 3 लाभ क्या होंगे, इससे हमारे देश में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये आपको इसमें जवाब देना है। तो स्वदेशी की अवधारणा 1 नंबर की है और उसके तीनों लाभ 1-1 नंबर के यहाँ पर हैं। इसका अथवा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि कौशल विकास से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ बताइए। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि भारत की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई थी, जिसके अंदर विद्यार्थियों का जो पर्सनल टैलेंट है या फिर अपने टैलेंट के आधार पर वो जो कार्य कर सकते हैं, उनका जो है कौशल विकास को उनको डेवलप करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, मुद्रा विकास के चरणों की विवेचना करो। मुद्रा विकास क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से चरण हैं, इनके बारे में आपको विवेचना करनी है और ये 4 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। आप किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम यानी RTI के अंतर्गत आप क्या तरीके अपनाएंगे, कौन कौन से तरीके हैं जो आप सूचना प्राप्त करने के लिए अपनाएंगे, ये आपको लिखना है। दोस्तों यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। आपको इसी प्रकार एग्जाम्स के क्वेश्चंस और आंसर्स की न्यूज़ मिलती रहेंगी, तो फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में किसान आंदोलनों के उदय के 4 प्रमुख कारण लिखते हुए सीकर
किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालो। जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए 4, ठीक है, और उसके उदय हुए उसके 4 प्रमुख कारण आपको बताने हैं, और सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी वो आपको लिखना है। और इसका अथवा में क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखो, जो कि 6 नंबर का है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, नारा किसने दिया, ठीक है, और इसके बारे में आपको कंप्लीटली एक ऐसे लिखना है। तो आप इसके ऊपर एक निबंध लिखिए जो कि 6 नंबर का होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पदच्युत की जो है प्रक्रियाओं का वर्णन आपको करना है। और दोस्तों ये आपको निर्वाचन और पदच्युत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म जो है आने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन आपको करना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, पावर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। राज्य विधानमंडलों की शक्तियों और कार्यों का विवेचना आपको करनी है। और उच्च न्यायालय के संदर्भ में दोस्तों ये उच्च न्यायालय का 6 नंबर का क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, इसको रट लेना आप। विधानमंडल और उच्च न्यायालय वाला दोनों को आप कंफर्म पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। दिए गए भारत के मानचित्र में आपको अंकित करना है कि होशंगाबाद कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, बोकारो कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है। ये सारे आपको 5 करने हैं, जो कि यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया गया है, एक नक्शा दिया गया जिसके अंदर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैथ्स का भी ऐसे ही वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से दोस्तों शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।